नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम योग करेंगे स्कोलियोसिस के लिए। स्कोलियोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी स्पाइन की शेप नॉर्मल शेप से अलग होती है। इसमें आपके जो स्पाइन होती है उसमें कर्व आ जाता है, घुमाव आ जाता है। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि स्कोलियोसिस भी कई तरीके का होता है। अगर वो घुमाव, वो कर्व आपके ऊपर वाले हिस्से में है तो उसको कहा जाता है थोरेसिक स्कोलियोसिस। अगर ये कर्व आपके नीचे वाले रीढ़ की हड्डी में होता है तो उसको कहा जाता है लुम्बर स्कोलियोसिस। अगर ये बीच वाले हिस्से में होता है जिसमें आधा थोरेसिक है आधा लुम्बर है तो उसको कहा जाता है थोरेसिक लुम्बर स्कोलियोसिस। और अगर आपको लुम्बर और थोरेसिक दोनों का कंबाइन है तो उसको कहा जाता है कंबाइंड स्कोलियोसिस। 4 तरीके का होता है। ज़्यादातर ये बच्चों में 10 से 12 साल की उम्र में पता चलना शुरू हो जाता है और कई बार ये धीरे धीरे एज के साथ ठीक भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे की एज बढ़ती है और उसका हाइट बढ़ती है तो आपकी स्पाइन की जो शेप है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। पर अगर ये सीवियर हो जाती है तो आपका मूवमेंट, आपकी ब्रीदिंग में समस्या आना शुरू हो जाता है। साथ में जो आपकी अपीयरेंस होती है, जो आपका खड़े होने का तरीका होता है, आपका पोस्चर होता है, वो नॉर्मल से थोड़ा अलग हो जाता है। चलिए अब लक्षणों की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर स्कोलियोसिस के जो लक्षण होते हैं वो आपको देखने से ही समझ में आ जाते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है आपके कंधों का अपीयरेंस। तो अगर आप कंधे हमारे नॉर्मल देखेंगे तो वो इस तरीके से सीधे रहते हैं। स्कोलियोसिस में आपका एक कंधा जो है ऊपर रहता है और दूसरा कंधा थोड़ा नीचे होता है। क्योंकि आपके कंधे ऊपर नीचे होते हैं इस कारण आपका जो सर है वो बिल्कुल सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ये दूसरी निशानी होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, आपके जो हिप होते हैं, हिप भी ऊपर नीचे होते हैं। स्कोलियोसिस का एक कारण ये भी हो सकता है कि बर्थ के टाइम पर जो आपके पैर होते हैं उसकी लेंथ थोड़ी कम ज़्यादा हो। एक पैर थोड़ा सा लंबा हो और एक पैर उससे थोड़ा छोटा हो। तो जब आप बड़े होते हैं तो आपका क्या होता है, क्योंकि आपका एक पैर लंबा है और छोटा है जिसके कारण आपकी स्पाइन में कर्व आना शुरू हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं जिसको देख करके आप पता कर सकते हो कि स्कोलियोसिस की समस्या है। स्कोलियोसिस का कारण आज तक कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि यही कारण है, बट मेनली ये होता है आपके जीन्स के कारण, अनुवांशिकी के कारण, जो फैमिली में रन करता है। अब बात करते हैं कि क्या इसको हम योग से ठीक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको किसी दवाई से आप ठीक नहीं कर सकते हो। सर्जरीज होती हैं बट वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है और वो फिर मेडिकल अलग तरीके की एडवाइस से आपको पता चलेगा। बट अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आप अपने बच्चे की स्पाइन में इस तरीके की कोई भी एबनॉर्मल गतिविधि देख रहे हैं तो आपको तुरंत उसको कम से कम योगा शुरू करा देना चाहिए। क्योंकि बढ़ती हुई बॉडी के टाइम पर अगर आप ये एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं तो आपको दिखेगा कि स्पाइन धीरे धीरे लाइन पर सीधे आने लगेगी। इसको आपको रोज़ाना करना है, नहीं तो कम से कम 5 बार आप करें। जैसा मैं आपको करा रही हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको ये सीक्वेंस में फॉलो करते जाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही ये योगा कर सकते हैं, एडल्ट्स जिनको स्कोलियोसिस की समस्या है वो भी योग करके अपने स्कोलियोसिस में आराम पा सकते हैं। क्योंकि आगे चल के काफ़ी पेनफुल हो जाता है, मूवमेंट में दिक्कत होती है, आपकी ब्रीदिंग में परेशानी होने लगती है, क्योंकि जो आपका एब्डोमेन होता है, आपका जो चेस्ट एरिया होता है वो कंजस्टेड हो जाता है। तो अगर आप ये योग करते हैं तो आपको जो सिम्टम्स हैं, जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत सीवियर सिचुएशन है, तो इसके लिए ब्रेसेस आते हैं, वो आपको डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल है तो आप ये सेशन करें। अदरवाइज़ मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और मशवरा लें। तो चलिए योग से शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। इसको माउंटेन पोज कहा जाता है इंग्लिश में। सिंपल इसमें आपको खड़े होना सीखना होगा, जिसमें आपको अपने पैरों के बीच में अपने हिप के बराबर गैप रखना है या आपको पैर बिल्कुल चिपका के रखने हैं, पर उससे ज़्यादा बाहर आपको पैरों को नहीं खोलना है। पैर इस तरीके से रखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फोकस करेंगे अपने पैरों के पंजे पर और पैरों के चारों कोनों पर अच्छे से वजन को डालेंगे, जिससे आपका पोस्चर ठीक होगा। इसके बाद जो दोनों हाथ होते हैं उसकी हथेली को सामने की तरफ खोलते हैं और चिन थोड़ी सी उठी हुई।
चिन को नीचे नहीं करेंगे और या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बिल्कुल सामने। और ये होता है ताड़ासन। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है। अब बात करते हैं कि आपको अपना एब्डोमेन कैसे सीधा रखना है, जो आपकी स्पाइन के लिए अच्छा होगा। ये मैं आपको साइड से एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए, साइड से आप अगर देखेंगे तो अगर आप इस तरीके से खड़े होते हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आप हिप बहुत पीछे रख के खड़े होते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एक लाइन में खड़ा होना होता है। सही तरीका ये होता है, जिसके लिए हम अपने हिप को हाथ यहाँ पे रख के एक बार सांस लेंगे और अंदर की तरफ इसको क्लेंच कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, जिससे जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहेगी। साथ में जो आपका वजन है वो आपके हिप पर भी आएगा और आपके नीज पर ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद आपको अपने चेस्ट पर ध्यान देना है कि चेस्ट आपका सामने की तरफ खुला हो और आपके हाथ इस तरीके से। तो जब माउंटेन पोज में हम खड़े होते हैं तो आपको इस तरीके से साइड में दिखना होगा, जैसे इस वक्त आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सीधा। फिर सांस भरेंगे एक बार, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल धीरे से निकाल दिया। शोल्डर देखिए आप मेरे एकदम रिलैक्स्ड हैं और जो हाथ हैं उनको आगे ऐसे नहीं रखेंगे, बिल्कुल कानों के सामने, जिससे आपकी चेस्ट भी खुलेगी। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 5 तक यहाँ पे हम रुके रहेंगे। फिर एक सांस लेंगे और एक्सेल करते हुए हाथों को दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाएंगे। फिर यहाँ पे रुकेंगे कम से कम 5 सेकंड। फिर सांस भरेंगे और 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। सांस लेंगे और हाथों को ले आएंगे नीचे। अब रिलैक्स। दूसरा आसन है अर्ध उत्तान आसन। उत्तान आसन फॉरवर्ड फोल्ड होता है, जिसमें आप पैरों को पूरा टच करते हैं। अर्ध का मतलब हुआ आधा, जिसमें हम हाफ करेंगे, क्योंकि अगर आपको स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है तो पूरा उत्तानासन सही तरीके से नहीं होगा। तो पहले अर्ध सीखेंगे फिर धीरे उसमें जाएंगे। तो आपको अर्ध उत्तानासन धीरे डेली आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। तो देखिए, ताड़ासन से जाना है इसके अंदर। दोनों हाथों को अपने थाई पे रख दें, सामने देखें, सांस भरें और एक्सेल करते हुए सबसे पहले अपना चेस्ट बाहर निकालें और फिर धीरे धीरे नीचे आए। अब ये ध्यान रखें कि नीचे आते वक्त गोल ना घूम जाए, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रहने देंगे और यहाँ से मुड़ेंगे अपने हिप से, इस जॉइंट से। इस तरीके से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप जाने लगेंगे। यहाँ पे आके हो सकता है आपको नीचे आने की ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आपके हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये रोल होने लगेगा। आपको रोल नहीं करना है, इसको सीधे रखते रहेंगे और अपने हिप मसल को ऊपर की तरफ पुश करते जाएंगे। तब तक आपको पुश करना है जब तक आपका शरीर जमीन से पैरेलल ना हो जाए। ये हुआ अर्ध उत्तानासन। तो हाथों को आप या तो यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप नमस्कार कर सकते हैं, या फिर आप सामने की तरफ, जो आपको कंफर्टेबल लगे। शुरू में आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, नीचे ज़मीन की तरफ देखेंगे और आप देखिएगा मेरी जो रीढ़ की हड्डी है और पैर एकदम 90 डिग्री। यहाँ पे 5 सेकंड रुकेंगे। ब्रीथ करते रहें। बाहर कैसे आएंगे, पहले सामने देखेंगे, सांस भरेंगे और एक्सेल, रिलैक्स। अब बढ़ते हैं तीसरे आसन की तरफ। तीसरा आसन हम करेंगे कैट काउ पोज, जिसको मर्जरी आसन, बितली आसन कहा जाता है, जिसके लिए हम पहले अपने हाथों पे और पैरों पे इस तरीके से झुक जाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन इसको कहा जाता है। और मेरी पीठ देखिएगा वो एकदम सीधी रहेगी। तो ध्यान क्या रखना है आपको, आपके पैरों के बीच का गैप आपके हिप के बराबर हो या कंधे के बराबर हो, और जो आपके हाथ हैं वो एकदम इस तरीके से सीधे रहेंगे। मेरा जो कंधा है वो कलाई के बिल्कुल ऊपर रहेगा। सामने देखेंगे, सांस भरेंगे ऊपर और फिर एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आएंगे। इससे बहुत अच्छा जेंटल मसाज मिलेगा आपकी स्पाइन को। ये देखिए, फिर इनहेल करेंगे। ये ध्यान रखिए कि सांस भरते हुए ऊपर देखना है, और जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो मेरा चेस्ट खुल रहा है। साथ में अगर आप हिप देखेंगे तो मैं इस तरीके से थी, सांस भरा तो मेरा हिप भी ऊपर गया और चेस्ट में यहाँ पे एक कर्व आया और फिर मैंने ऊपर देखा। और जब एक्सेल करेंगे तो यही कर्व आपका इस तरीके से हो जाएगा।
मैं नीचे देख रही हूँ, चेस्ट ये है और हिप मेरा अंदर हो गया, तो आप देखेंगे कि एक गोलाई आएगी, एक आर्क बनेगी। फिर इनहेल किया, कम से कम 5 से 10 बार आप इस तरीके से कर लें और जब ऊपर जाएं तो एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। फिर एक्सहेल करें, नीचे नीचे पूरा जितना आ सकते हैं उतना नीचे। फिर इनहेल और ऊपर। बहुत अच्छा आसन है। ये आपको पेन में बहुत आराम देगा। फिर धीरे से आप बैठ जाएंगे नीचे वज्रासन में। चौथा आसन जो हम करेंगे वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वनासन। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ये ब्रिक ले रखी है। ये क्यों ले रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप बुक्स ले सकते हैं और नहीं तो ये आप ब्लॉक्स भी खरीद सकते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। नहीं तो इतनी चौड़ाई का आप कोई ब्लॉक रख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग सही तरीके से करना है अगर कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो असर चाहिए वो मिले, तो वो आपको इससे मिलेगा। तो हमने देखिए हाथों को इस तरीके से रख लेना है ब्लॉक के ऊपर। फिर क्या करेंगे, सामने देखेंगे, अपने उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने घुटनों को धीरे धीरे उठाना शुरू करेंगे। एक ही चीज़ का इसमें ध्यान रखना है अधोमुख स्वनासन को ठीक तरीके से करने के लिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कर्व या मुड़ाव नहीं आना चाहिए, वो सीधी रहेगी। वो कैसे रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो ब्लॉक मैंने रखा हुआ है इस पर आप थोड़ा सा इस तरीके से फोर्स डालें, ठीक है, जिससे आपके जो कंधे हैं वो लॉक हो जाएंगे। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे अपने नीज को उठाना शुरू। और आप देखिए कंधे एकदम सीधे। अगर आपको एड़ी नीचे रखने में दिक्कत है तो आप थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, लेकिन ये देखिएगा कि रीढ़ की हड्डी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको एकदम सीधा रखना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नीचे रख देंगे। पहले दिन आपको थोड़ी दिक्कत होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते बाद आप देखिएगा आपका ये स्ट्रेच डीप होता चला जाएगा इस तरीके से। और फिर आप अपने घुटने की तरफ देख सकते हैं, दोनों घुटने के बीच में आपको देखना है। ध्यान इसमें ये रखिए कि आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रखना ही होता है, पैर साथ में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। कम से कम 5 सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे, सांस लेंगे अंदर और छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, ऊपर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए हल्के से ले आएंगे पैरों को नीचे। ब्लॉक से मैंने इसलिए ही बताया क्योंकि ये चीज़ आपको करना बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप बिना ब्लॉक के करेंगे तो क्या होता है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे एक हफ्ते बाद आप बिना ब्लॉक के कीजिए इस तरीके से। कंधे एकदम सीधे, स्पाइन एकदम सीधी, ये बहुत अच्छा आसन है स्कोलियोसिस के लिए। और फिर धीरे से पैरों को ले आएंगे नीचे। तो ये हो गया चौथा आसन, ठीक है। इसको आप एज इट इज कीजिए, एक बार आसन कीजिए। पहले हफ्ते आप हर आसन को एक बार करेंगे, फिर धीरे अगले वाले हफ्ते में 2 बार शुरू कर देंगे, रिपीटिशन 2 बार, फिर हर एक आसन को 3-3 बार करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीखेंगे कि क्या तरीका है। अगला जो आसन है वो है सलब आसन, लोकस्ट पोज, जिसमें हम पेट के बल लेटते हैं। तो लोकस्ट पोज के भी कई सारे वेरिएशन हैं जो हमें स्कोलियोसिस के लिए करना है। उसमें हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को आगे खोल देंगे, ठीक है, सांस भरेंगे, दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर जाएंगे। ये देखिए मेरे पंजों की तरफ देखिएगा, मैंने उंगली को एकदम खींच के आगे रखा हुआ है, इस तरीके से लूज नहीं है, पूरा एकदम एक्टिव, उंगलियां एकदम एक्टिव। अब सांस भरिएगा और ऊपर और एक्सहेल। 3 बार कर लेते हैं। एक और बार। तो 3 बार ऐसे कर लेंगे। इसके बाद चिन को नीचे, दोनों हाथ नीचे दबा लेंगे, हथेली आपके थाई की तरफ, दोनों पैर उठाइएगा। थोड़ी देर रुकिए यहाँ पे
और नीचे। हाथों को निकालिए, हल्के से ऊपर आ जाइए। 2 आसन और करने हैं। अगला आसन जो हम करेंगे वो है सेतु बंद आसन, जिसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है। बहुत अच्छा है ये भी आपकी स्पाइन के लिए। इस तरीके से लेटेंगे, पैरों का आपके कंधे के बराबर गैप रहेगा। बीच वाली उंगली से अपनी एड़ी को छू के देख लेंगे, इतना आपको दूरी बना के रखनी है। दोनों हाथ नीचे रहने दें, सांस भर के अपने हिप को पूरा ऊपर उठाएं। अगर आपसे आज इतना उठ रहा है तो इतना ही उठाएंगे, जोर नहीं लगाएंगे किसी भी आसन में कि जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा ही करना है, वैसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, पर मैक्सिमम आपको इतना उठाना होगा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को बांध लें और इस तरीके से, इसको शोल्डर स्टैंड इसीलिए कहा जाता है, और हिप पूरा ऊपर। तीसरा स्टेज क्या है कि आप दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। तो आज आप वो करेंगे जो आपसे इजीली होगा। बहुत अच्छा आसन है। फिर हल्के से आप हाथों को नीचे करेंगे और फिर वापस। तो पहला हमने क्या किया, इस तरीके से, फिर दूसरा इस तरीके से, और तीसरी बार में फिर हम हाथों को नीचे रख देंगे। आगे आखिरी जो आसन है वो है अनंत आसन। इसको विष्णु पोज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने विष्णु भगवान की पोजीशन देखी होगी तो हमेशा एक हाथ पे लेटे रहते हैं, तो ये उसी से इंस्पायर्ड पोज है। तो हम बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई दुपट्टा, बेल्ट कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है। करके दिखा देते हैं। तो इसमें हमें अपने साइड में लेटना होता है, ठीक है। ये वाली जो हथेली मैंने ऐसे हाथ पे रख ली है। फिर क्या करेंगे, जो पैर नीचे दबा हुआ है उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। पंजा देखिए वो भी एक्टिव रहेगा, ये वाला भी यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी बेल्ट है इसमें अपने पंजे को फंसाना है और ऊपर सपोर्ट के लिए लेंगे। पर मैं पहले आपको बताती हूँ कि पोजीशन क्या रहेगी। तो पैर मेरा इस तरीके से सामने की तरफ है और मैं सांस भरते हुए इसको ऊपर उठाना शुरू कर दूँगी। तो आप यहाँ पे रुके रहेंगे। आप ये देखिए कि आप कितना पैर को खोल सकते हैं। और अगर आपको बेल्ट का सपोर्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसमें ये फंसाया हुआ होगा, ठीक है, ये वाला पैर, ये इससे क्या होता है थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो आप इसको खोलेंगे और बेल्ट की मदद से पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे। और यहाँ पे आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड रुकना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, जो हमें कर्व आता है तो जब हम ये नीचे पैर से उठाते हैं तो उस कर्व को हम धीरे धीरे खोलना शुरू कर देते हैं। अब आ जाएगा ये पैर नीचे। सेम चीज़ हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। तो दूसरी तरफ से लेटेंगे। आप इसको पहले से ही फंसा लें अगर आपको सपोर्ट के साथ करना है। सपोर्ट से क्या होता है कि स्ट्रेच आपका डीप हो जाता है। तो योगा करते वक्त कभी भी ना घबराएं प्रॉप्स यूज़ करने से। प्रॉप्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से लेटे, सिंपल, पैर ये सामने ऐसे रहेगा और हल्के हल्के इनहेल करते हुए आप अपने पैर को उठाना शुरू कर देंगे। पाँच से 10 सेकेंड आराम से रुके रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और फिर उसके बाद आ जाएगा पैर नीचे। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे और फिर इसके बाद ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब मैंने जैसा आपको बताया कि आपको ये रोज़ाना वैसे करना चाहिए, तो जैसा मैंने किया है इसको आपको करने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे। 1 हफ्ते आप ये करके देखिए। जिस आसन में आपको पेन होना शुरू हो जाए वो आसन आप स्किप कर देंगे। अगले हफ्ते आपको यही आसन, हर एक आसन को 2-2 बार रिपीट करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन से आसन में आपको बिल्कुल आराम मिलता है और कौन सा आसन आपको दिक्कत देता है, उसको स्किप करते जाएंगे। तीसरे हफ्ते से क्या करना है, हर एक आसन को 3-3 बार रिपीट करना है।
पहले ही दिन सारे आसन 3-3 बार नहीं करने, ये ध्यान रखिएगा। स्लोली देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे कि कैसा लग रहा है, तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा आसन आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है। तो आप ये आसन कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसने हेल्प किया या नहीं। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, स्कोलियोसिस में आपको आराम मिल पाए, यही मेरी कोशिश है। फिर आपसे किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।